Good evening, friends. I hope you all are doing very well. In our last video, I did talk about how to import bodybuilding supplements and what is the process of clearance of supplements and what is the role of FSSAI. तो FSSAI का जो रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट होता है वो उन्हीं के लिए होता है जो कमर्शियल पर्पस के लिए फूड सप्लीमेंट्स को या जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनको मंगवाते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए होता है। अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगवा रहे हैं, जैसे एक या दो आप कंटेनर मंगवा रहे हैं, वो छोटे डब्बे मंगवा रहे हैं अपने पर्सनल खाने पीने के लिए, तो उस पर FSSAI एप्लीकेबल नहीं होता है, और इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आज हम बात करेंगे हाउ टू इम्पोर्ट फर्नीचर फ्रॉम अदर कंट्रीज इनटू इंडिया एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कस्टम क्लियरेंस ऑफ फर्नीचर रिलेटेड गुड्स। तो आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें यदि फर्नीचर चाहिए, अच्छी क्वालिटी का चाहिए या कैसी भी क्वालिटी का चाहिए, तो हम कहाँ से इंपोर्ट करें और उसकी क्लियरेंस का क्या प्रोसेस है और उसमें कस्टम फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आपको फर्नीचर इंपोर्ट करना हो तो पहले आप एक पर्टिकुलर मार्केट चूज़ कीजिए कि उस प्रोडक्ट को आप कहाँ बेच सकते हैं और जो वो बायर है उसकी कैपेसिटी कितनी है उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। आप सपोज़ कीजिए कोई आपको फर्नीचर चाहिए जो आप अपर मिडल कैटेगरी को बेचना चाहते हैं या उनको आप वो देना चाहते हैं, तो आप प्रेफर कीजिए कि आप चाइना से फ़र्नीचर इंपोर्ट कर लीजिए, वही ठीक रहेगा, क्योंकि वो सस्ता भी होगा, सुंदर भी होगा और टिकाऊ भी होगा। और यही फर्नीचर आप किसी अपर क्वालिटी को या अपर कैटेगरी के पीपल को आप बेचना चाहते हैं, या आपने मार्केट चूज़ करिए कि जो हाँ उससे थोड़ा ऊपर का चाहते हैं, मतलब एक स्टेप से थोड़ा और ऊपर चाहते हैं, तो आप सिंगापुर से फ़र्नीचर को इंपोर्ट कर लीजिए, वो काफ़ी अच्छा होता है। फिर अगर आपके पास बायर है, वो 5 स्टार होटल मंगवा रहा है या कोई और बड़ी इंडस्ट्री उसको मंगवा रही है, तो बहुत हाई टेक फर्नीचर चाहिए आपको, तो आप अप्रोच कीजिए किसी ऑस्ट्रेलियन या इटालियन सप्लायर को या किसी यूरोपियन सप्लायर को आप अप्रोच कीजिए। तो ये 3 कैटेगरीज़ मैंने आपको बता दी कि आपका कहाँ पे बजट आपका फॉल कर रहा है, आपका बायर कैसा है, आपने पहले वहाँ से तो माल मंगा लिया, अब आपको जिसको बेचना है वो उसका कैलिबर है उस चीज़ को ख़रीदने का, या आप महंगा लाएँ हैं और फिर सस्ते में बेचें, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। अब हम बात करेंगे कस्टम क्लियरेंस की। तो कस्टम क्लियरेंस में बॉस 94 नंबर चैप्टर है जो कस्टम का टैरिफ हेड है, HSN कोड जिसको कहा जाता है, उसी में सारा का सारा फर्नीचर क्लासीफाई होता है। चाहे वो किसी भी तरह का फर्नीचर हो, चाहे वो बेड हो या चेयर्स हो या रेक्लाइनिंग चेयर्स हो या स्टील फर्नीचर हो या किसी और तरह का कोई फर्नीचर है, तो सबका सब वो 94 चैप्टर में क्लासीफाई होता है। हाँ, एक चीज़ का इसमें और ध्यान रखिएगा आप कि जब भी आप फर्नीचर मंगाते हैं तो आप जो वेट शिपमेंट का डिक्लेयर करते हैं वो शिपमेंट का वेट आप एक्यूरेट डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जब एग्जामिनेशन ऑर्डर रेस करेंगे असेसमेंट ऑफिसर, तो वो हो सकता है पेमेंट का उसमें ऑर्डर दे दें कि इसका वेट चेक किया जाए कंटेनर का। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसका वेट कैसे चेक होता है और उसको फिर कैसे उसकी क्या कैलकुलेशन है, कैसे उसमें क्या प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। तो अब मैं आपसे बात करूँगा कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको आइस गेट, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, परचेज ऑर्डर, कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट, गेट डिक्लेरेशन, बस यही सारे कागज़ आपको चाहिए, यही सब कागज़ आपको प्रोड्यूस करने हैं। और अगर कोई कैटलॉग है आपके पास उस फर्नीचर की जहाँ से वो मैन्युफैक्चर हुआ है, तो वो कैटलॉग आप उसमें लगाइए अपनी फ़ाइल में, क्योंकि वो आप असेसमेंट के टाइम वहाँ पे दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितनी वैल्यू में क्लियर होता है। यहाँ पे जो कस्टम में जो इसकी वैल्यू फिक्स करी गई है दोस्तों, ये चाइना के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना या साउथ ईस्ट एशिया से जो आप मंगवाते हैं उसमें
150 रुपीज़ kg टू 200 रुपीज़ kg पर kg फिक्स किया हुआ है कस्टम में इसका प्राइस, कि इतने प्राइस पे ये क्लियर होगा। अब कितने टन आप माल मंगवा रहे हैं वो आप देखिए कि आप कितने टन मंगवा रहे हैं। उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे कम होगा तो वो असेस नहीं किया जाएगा उसको। अगर 150 से कम होगा, 150 पर kg से कम होगा, ये 150 मिनिमम उन्होंने फ़िक्स किया हुआ है। ये चाइना वाइना के लिए है, जो चाइना वाइना जो छोटी मोटी जो भेजते हैं फर्नीचर, जो मतलब इतना हाई टेक या इतना हाई एंड नहीं होता, देखने में अच्छा लगता है पर उतना वो होता नहीं उस क्वालिटी का। अब यही जब हम इस तरफ चले जाते हैं सिंगापुर वगैरह की तरफ, तो हो सकता है वो 250 से 350 रुपये किलो हो, जो सिंगापुर से आ रहा है। अब और ऊपर अगर हम चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया या यूएसए की तरफ चले जाते हैं, तो हो सकता है वो 650 या 700 रुपये किलो उसकी वैल्यू हो, जितनी वो आ रही हो कंटेनर की। तो आपका मिनिमम अगर आप 40 फीट कंटेनर मंगवाते हैं तो वो कम से कम उसकी वैल्यू बनेगी 12-13 लाख रुपए बनेगी। अगर चाइना से मंगवाते हैं 10 से 12 लाख रुपए बनेगी, 12-13 लाख रुपए जो उसकी असेसेबल वैल्यू होगी। और यही आप अगर सिंगापुर वगैरह से मंगाते हैं तो वो थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी। और अगर ऑस्ट्रेलिया और आप यूएस की तरफ जाते हैं तो ये कम से कम जाएगी 40-50 लाख रुपए से भी ऊपर जाएगी एक कंटेनर की वैल्यू, 70-80 लाख भी जा सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का, किस प्रकार का फर्नीचर मंगवाया है, क्या करा है आपने, तो वो आप पर डिपेंड करता है। अब बात आती है पेमेंट की। जब एग्जामिनेशन होगा इसका, जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देंगे, गुड्स रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर एग्जामिनेशन में गुड्स आ जाएंगे आपके, तो आपके कंटेनर का अगर पेमेंट का उसमें दे रखा है उसमें असेसमेंट ऑर्डर में कि पेमेंट चेक कीजिए शिपमेंट का, तो वहाँ पर एक वो पेमेंट के लिए एक मशीन होती है, गवर्नमेंट की सरकारी मशीन होती है, जिसके ऊपर कंटेनर आपका व्हीकल पर प्लेस किया जाता है, लोड किया जाता है, फिर उसका वेट वहाँ पे किया जाता है। पहले खाली ट्रक का वेट किया जाता है, फिर उसके बाद कंटेनर उस पर लोड करके गुड्स का वेट किया जाता है। अब इसका कैलकुलेशन प्रोसेस ये है कि पहले खाली गाड़ी का वेट आ जाता है, उसकी वो स्लिप आपको मिलेगी, ठीक है। हमेशा ग्रॉस वेट ही चेक किया जाता है। फिर उसके बाद आपका जो कंटेनर लोड किया गया है व्हीकल के ऊपर, जो प्लेस किया गया है, उसका पेमेंट होगा। फिर गाड़ी समेत, गुड्स समेत और कंटेनर समेत आपके इसका वेट आ जाता है। फिर आपको करना क्या है उसमें, अब आप देखिए क्या करना है आपको। अब आप टोटल वेट सारा प्लस कर देंगे, सारे का सारा जो भी है। आपकी गाड़ी का वेट दिया पहले उन्हें, जो जिस व्हीकल पे आपने प्लेस करा था अपना कंटेनर, उसका वेट दिया। उसके बाद कंटेनर लोड कर दिया, कंटेनर के अंदर माल भी है और गाड़ी, दोनों का वेट आप तीनों को जमा कर देंगे, तीनों का टोटल कर लेंगे। तीनों का टोटल जो आएगा उसमें से आप पहले, जो आपको पहले स्लिप मिली होगी एम्प्टी व्हीकल की रिसीप्ट, आप उसका वेट उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। अब आपके पास रह गया गाड़ी का और कंटेनर का और सामान का वेट, ठीक है। अब आपके पास रह गया कि आपने इसमें से अब और क्या माइनस करना है। अब आपने इसमें से माइनस करना है कंटेनर का वेट। अब कंटेनर का वेट आपको कैसे पता चलेगा कि कंटेनर का वेट कितना है, क्योंकि बिल ऑफ लेडिंग वगैरह में तो सिर्फ उसका वेट दिया होता है, ग्रॉस वेट गुड्स का दिया होता है। तो कंटेनर का वेट, जो कंटेनर का जो डोर होता है उसके ऊपर उसका TW लिखा होता है, उसके आगे T फॉर ताइवान, W फॉर वेलकम, TW टेयर वेट, दैट इज़ कॉल्ड टेयर वेट। कि ये कंटेनर जो खाली बॉक्स है इसका कितना वेट होता है, तो वो 3-4 टन के करीब होता है। फिर आप उसमें से वो वेट माइनस कर देंगे, ठीक है जी। अब आ गए आपके गुड्स की ग्रॉस वेट, ठीक है। ग्रॉस वेट आने के बाद फिर आप उसमें से माइनस करेंगे आपकी पैकिंग लिस्ट पे जो वेट दे रखा है। आपकी पैकिंग लिस्ट पे किसका, पैकिंग मटेरियल का जो वेट, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप उस ग्रॉस वेट में से पैकिंग मटेरियल का जो वेट है उसको जब आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा नेट वेट। तो वही आपके गुड्स का वेट है जो आपने मेंशन करा था, जो आपका असेसमेंट का
जो पार्ट है, एक हिस्सा है कि हाँ ये एक्यूरेट वेट है, इसके ऊपर असेसमेंट होगी, इसके ऊपर वैल्यू लगाई जाएगी कि हाँ ये वेट आ गया असली निकल के। ठीक है। हाँ अब ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 500-600 किलो या 700 किलो, तो वो चलता है इतना कस्टम में, क्योंकि कई बार एयर के प्रेशर से या मॉइस्चर से भी वेट वगैरह बढ़ जाता है, तो इतना चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार पैकिंग मटेरियल ज़्यादा लगाया होता है या कम लगाया होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ये 500 से 600 किलो तक चलता है, इससे ऊपर नहीं चलता। कि कहीं आप सोचे कि 1-2 टन की उसमें वो हेरा फेरी हो रही है, तो इतना नहीं चलेगा वहाँ पे। हाँ पैकिंग मटेरियल का आप बोल सकते हैं, या एयर के प्रेशर से या मॉइस्चर से थोड़ा बहुत वेट कम ज़्यादा आ गया, 200, 250, 300, 400 किलो, तो इतना चल जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पेमेंट कराना है, उस पेमेंट का तरीका बता दिया, मेथड बता दिया आपको, कैलकुलेशन मेथड बता दिया, और फर्नीचर मैंने आपको बता ही दिया कि किस किस ओरिजिन से आपको मंगवाने हैं, चाहे वो चेयर्स हों, चाहे वो सोफ़ा हो, चाहे वो बेड हो, या किसी और तरह का कोई फर्नीचर हो, तो किन कंट्रीज़ को प्रेफर करें। आपकी पॉकेट अलाउ करती है जिस चीज़ के लिए, उसी कंट्रीज़ को आप प्रेफर करें। अगर आपको सस्ता फर्नीचर चाहिए तो यू कैन गो टू चाइना, उससे थोड़ा ऊपर चाहिए अच्छी क्वालिटी का तो आप सिंगापुर को अप्रोच कर सकते हैं, उससे और अच्छी क्वालिटी का चाहिए आपको तो देन यू गो टू ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, या इटालियन फर्नीचर आप मंगवाइए। तो यही सब इसमें प्रोसीजर होता है, और पैसे इसमें काफ़ी अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। अब आपसे मुलाकात होगी हमारी अगले वीडियो में। आई होप कि आपको कुछ जानकारी मिली होगी कि फ़र्नीचर कैसे इंपोर्ट कराना है और फर्नीचर की क्लियरेंस कैसे करनी है। धन्यवाद। जय हिंद।